चलिए चलिए गुड मॉर्निंग। हाँ, तो आज से शुरू हो रहा है आपका ये सेशन। अच्छा समय है, कल गणेश चतुर्थी भी है, तो गणेश जी को मना के हम शुरू कर रहे हैं और आशा करते हैं कि सफल भी होंगे। तो सर्वप्रथम ईश्वर को तो अगर जिसमें आस्था है उसको आप याद करें। प्रविश्री नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो उसके अनुसार हम चलेंगे। तो ये 3 महीने का एक पीओटी का आपका जो शेड्यूल होता है, एक्चुअली पीओटी यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग या ट्रेनिंग मेथडोलॉजी भी इसे कहते हैं। इसमें पढ़ाने का तरीका तो है ही कि किस तरह से आपको क्लास में पढ़ाना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्वेश्चन कब पूछना है, क्या उसका तरीका होगा, ये सब तो है ही। साथ में इस 3 महीने के प्रोग्राम्स में एज ए ह्यूमन बीइंग यानी एक अच्छा व्यक्ति आप कैसे बने, आपका सकारात्मक सोच का विकास किस तरह से हो, आपके व्यक्तित्व में एक निखार आए, यह सब भी पीओटी के माध्यम से बताया जाता है या कोशिश किया गया है। जो हमारे 14 मॉड्यूल्स हैं, पीओटी के जो 14 मॉड्यूल्स हैं सिलेबस के, जो 3 महीने में कवर होते हैं, थियरी एंड प्रैक्टिकल्स, तो उन 14 मॉड्यूल्स में ट्रेनिंग से रिलेटेड तो है ही, उसके साथ साथ एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अचीविंग द गोल्स, अपने लक्ष्य को कैसे सिद्ध करेंगे आप, कोई उद्देश्य को किस प्रकार प्राप्त करेंगे, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, कठिनाइयों को कैसे दूर करेंगे, और एक सामाजिक परिवेश में जो हमारा संप्रेषण होना चाहिए, यानी जो एक प्रस्तुतिकरण, बोलचाल की भाषा, एक व्यक्तित्व, व्यवहार, आचरण, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। तो मैं तो यही आशा करूंगा कि इसके समापन के बाद आप एक अच्छे अनुदेशक के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति भी बने। समाज में जहाँ भी जाएं, बात करें किसी से तो लोग आपसे प्रभावित हों। जैसे है ना कि अगर कोई सेंट लगा के आता है और आपके पास से गुजर जाता है, आपको कुछ देता भी नहीं है, लेकिन उसकी महक कुछ समय तक वहाँ रहती है। उसी प्रकार आप जिससे बात करें, बात करने के बाद आप चले भी जाएं, तो आपकी महक यानी आपके व्यक्तित्व की वो प्रभावशीलता उस व्यक्ति के अंतर्मन में अवश्य ही उद्वेलित हो। ये हमारा मेन सार्थक है। एक प्रयास होता है कि आपको ये सब बताया जाए। साथ में यहाँ 1 साल के बाद आपको परीक्षा भी देना है, उसमें उत्तीर्ण भी होना है, तो उसके अनुरूप आप अपनी तैयारियां करते रहें। ये भी अच्छा है कि आप तैयारी करें और उसको अनुसार आप यहाँ से पास होके जाएं। कुछ चीज़ें मैं कोर्स शुरू करने से पहले कुछ तथ्य मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि अब हम मिलते रहेंगे आपसे 2-3 महीने। पहले मैं आता था तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते, अब शायद 2 या 3 महीने तक, 4 महीने तक आपके साथ रहूं। अल्टरनेट डे, आज कल छोड़ के फिर परसों आऊँगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ों का विकास करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं पिछले 2 बैच में सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल का एग्ज़ाम लेने आया था, तो मैंने देखा बच्चे 5 मिनट जो 1 साल की ट्रेनिंग किए हैं यहाँ पे, 5 मिनट मैंने उनसे बोला कि आप कुछ 5 मिनट एक प्रस्तुतिकरण दीजिए, अपने बारे में बोलिए, अपने परिवार के बारे में बोलिए, या किसी भी टॉपिक पर आप बोलें, तो सक्षम नहीं हुए 5 मिनट बोलने में। तो मैं कल यही सोच रहा था कि अब मैं जब यहाँ आया हूँ तो आप में एक प्रस्तुतिकरण, संप्रेषण, व्यक्तित्व का विकास तो होना अति आवश्यक है। तो जो कुछ भी मैं बताऊंगा आज, नेक्स्ट डे जब मैं परसों आऊँगा, जैसे आज जो मैं बताऊंगा आपको 1 घंटे में, तो जब मैं परसों आऊँगा तो किसी 2 लोगों को 5 मिनट का अवसर दूंगा। इसी टॉपिक पर आप 5 मिनट में तैयार कर लें कि कैसे बोलना है। आप क्या बोलेंगे ठीक है, गलत होगा सही होगा उस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं लूँगा, लेकिन आप कैसे बोलेंगे,
आपकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, मैनर्स, ये सब पर हम ध्यान देंगे। तो सबके लिए है, सभी लोग जो भी यहाँ रहेंगे मेरे साथ, हो सकते हैं लोग चेंज भी होते रहें बीच बीच में, कोई बात नहीं, जो भी आएगा तो 2 लोग ये तैयारी जरूर कर लें। तो पहला ये है, जिससे कि मैं कोशिश करूँगा कि 4 महीने या 5 महीने के बाद आप एक कुशल वक्ता हों, क्योंकि टीचर के एक वक्ता होना बहुत ज़रूरी है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में आप सक्षम हों। बहुत बार ऐसा इंटरव्यू में होता है कि आप जानते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते। ठीक है, इंटरव्यू का एक भय होता है, वो हम आएंगे, इंटरव्यू भी है, हाउ टू हैव ए प्रॉपर एंड इफेक्टिव इंटरव्यू, बहुत कुछ इसमें आपके शेड्यूल्स में है, वहाँ हम जब आएंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे। तो लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है कि आज मैंने रट लिया 10 सेंटेंस और आके बोल दिया, तो एक दिन में ये नहीं होगा। लेकिन जब आप सतत प्रयास करेंगे, लगन के साथ करेंगे, एक सकारात्मक सोच के साथ करेंगे, तो एक दिन ये अवश्य होगा। एक दिन में नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन अवश्य होगा। तो इसको आप ध्यान रखिए और कोशिश करिए। आप अपने साथियों के साथ भी जब बोले, ठीक है, इंग्लिश में बोलें या हिंदी में बोलें, तो जो भी बोलें, आप प्रेजेंटेशन में क्या कमियां रह गई हैं उसको आप सुधार करने की कोशिश करें। हम प्रत्येक दिन कुछ एक सुविचार, एक सुविचार जिसे कहते हैं, एक मॉरल सेंटेंस मैं बताऊंगा, एक आपके तरफ से मैं चाहूंगा कि आप बताओ, और उस पर फिर आप कोशिश करो कि क्या विचार है और कैसे है। तीसरा पॉइंट, जब आप यहाँ आए हैं, आप ITI पास हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं और बीटेक भी होंगे लोग, कोई बात नहीं, आज ही आप डिसाइड कर लो, या घर हॉस्टल में आप हैं या घर हैं, जहां भी जाके सोचिए कि आज के 1 साल बाद आप कहां रहना, क्या करना, क्या बनना पसंद करोगे। व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 तरह के गोल्स होते हैं, वो हम आएंगे जब उस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो क्या आपका गोल है, अब उसे प्राप्त करने के लिए कुछ साधन भी चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए, सहयोगिता भी चाहिए, समर्थन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब आपको प्राप्त करना होगा। तो वो आप डिसाइड कर लें कि मेरा क्या गोल है। चलिए, पहला गोल तो सभी का है कि मुझे एक अनुदेशक बनना है, लेकिन अगर अनुदेशक नहीं बन पाए, गवर्नमेंट अनुदेशक हर जगह, हर स्टेट में वैकेंसी समय पर कब निकलेगी पता नहीं, तो B, C, D कम से कम 4 प्लानिंग रखिए कि क्या करना है। किसी उद्योग में आपको काम करना है या एक स्वयं इंटरप्रेनर बनना है, तो क्या करना है। बट ये जरूर ध्यान रखिए कि यहाँ से 1 साल पढ़ने के बाद आप फिर घर जाके मत बैठ जाइए। मैं जब भी आता हूँ यहाँ तो बच्चों को यही कहता हूँ कि जरूरी नहीं आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बट घर मत बैठिए, कुछ न कुछ करिए। आजकल NSDC में, स्किल डेवलपमेंट्स में, या ऑनलाइन कोर्सेज हैं, मैंने देखा यूट्यूब पर आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। तो कुछ न कुछ आप करिए, जो भी आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप करते रहे। चलें, चौथा और लास्ट पॉइंट, ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जैसे जैसे पॉइंट्स आएगा डिस्कस करूंगा मैं। तो चौथा और लास्ट पॉइंट ये है कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाऊंगा आपको। इंग्लिश में इसलिए कि कुछ इंग्लिश जानना जरूरी होता है, इसलिए मैं उसको इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा। जहां आपको डाउट हो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, क्योंकि टीचिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। शिक्षण इतना का महत्व नहीं है, सीखने का महत्व है। मैं कितना पढ़ा सकता हूं उसका महत्व नहीं है, आप कितना सीख सकते हैं उसका महत्व होता है। सो नॉट द टीचर बट द लर्नर इज द सेंटर स्टेज ऑफ टीचिंग। तो आप शिक्षण के मध्य बिंदु में हैं, इसलिए जहां भी आपको लगे कि नहीं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, बेहिचक आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, वो राजनीति से न हो और धर्म से न हो और कोई न हो, आप इससे, अन्यथा आप कोई भी किसी भी तरह का अपना पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी प्रश्न आप
पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं उसको जवाब दूंगा। और जैसा कि मैंने कहा, मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा, हिंदी में भी बोलूँगा। तो कोशिश करिए कि आप डेली एक अपनी डायरी बना लें। हिंदी के कुछ ऐसे शब्द 4 या 5, इंग्लिश के 4-5 वर्ड्स जो मैं बोलूं, या डिस्कशन 1 घंटे डिस्कशन होगा तो कुछ आएगा जिसका आपको मतलब पता नहीं होगा, तो आप मुझसे मतलब पूछ सकते हैं या खुद पता करके उसको लिख लें और देखें कैसे उसको यूज़ करते हैं। अपने कम्युनिकेशन में एक तरीका है हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश के वर्ड्स और हिंदी के वर्ड्स कम से कम 5 डेली। आप पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश का पेपर आता है, हिंदी का पेपर आता है, तो उसमें आप भी देखें, आपको वर्ड्स मिलेंगे। तो क्लास में भी 5 वर्ड्स डेली कम से कम आप लिखें और उसकी मीनिंग याद करें और उसको देखें कैसे यूज किया जाता है। और जिस तरह से यूज किया जाता है तो आपका बोलने में, जब कभी आप बोलें या जब कभी आप प्रस्तुतिकरण करें तो कोशिश करें उन शब्दों का उपयोग करें, तो आपका कम्युनिकेशनल स्किल स्वतः ही इम्प्रूव हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर आप ध्यान दें हमारे डिस्कशन में, क्योंकि पीओटी में कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जहां बोरिंग भी हो सकेगा। कुछ टर्म्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं, कुछ डाटाज हैं। हम कोशिश करेंगे उसको कम से कम डिस्कशन करें और आपको बताएं दें, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बोरिंग तो हो ही जाता है। बट उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो हमारा ज़रूरी है, हमारे दायित्व का एक अंग है, अभिन्न अंग है, तो उसको साथ लेके चलना है। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ रहें। The teacher should be with the trainee, teacher should be with the trainees, and trainees also should be with the teacher. ऐसा नहीं हो कि इंजन चला जाए और डिब्बे पीछे रह जाएं, तो ऐसा नहीं है। इंजन और डिब्बा जब साथ चलेंगे, इट इज़ ए 2-वे कम्युनिकेशन। और 2-वे कम्युनिकेशन में ये जरूरी है कि आप कुछ प्रश्न पूछें, मैं पूछूं तो प्रश्नों का उत्तर दें, तो ये जरूरी है। चले, ठीक है, ओके, थैंक यू, लेट अस स्टार्ट। तो आज हम शुरू करेंगे। तो आज मैंने कुछ सोच के आया है कि आप 2-3 शब्द मैं लिख रहा हूं, इसको आप ध्यान दें। कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन लर्निंग, keep on smiling, be positive, and be active. ये आज का हमारा सुविचार है कि आप हमेशा सोचें कि मैंने कल और आज में क्या ग्रोथ किया, क्या मेरे में सुधार हुआ। कुछ वर्ड्स मैंने सीख लिया, कुछ बोलने में मैंने अच्छा सीख लिया, कुछ टेक्निकल सीख लिया, मेरे व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया, या मैं 7 बजे सुबह सो को उठता हूँ तो आज 6:30 पे उठ गया, यानी आधा घंटा पहले उठ गया। जो भी है, इट इज़ अप टू यू। सबके अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं और वो सबको पता होता है कि मेरे अंदर क्या कमी है। अगर आप पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उसको कम करने की कोशिश करिए, वो भी एक कमी है। कीप ऑन लर्निंग, कुछ न कुछ सीखिए डेली, कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, जीवन में बहुत जरूरी है। और हंसना, स्माइलिंग कास्ट नथिंग बट अर्न मोर, कुछ देना नहीं पड़ता है, लेकिन काफ़ी कुछ मिल जाता है इससे। एंड बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच होना चाहिए, वो बहुत बार आएगा पीओटी में, हम उस पर डिस्कस करेंगे। एंड बी एक्टिव, क्रियाशील रहिए, निष्क्रिय मत बनिए कि मुझे, मेरे पास काम ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या सोचूं। एम्प्टी माइंड इज द डेविल वर्कशॉप, कहते हैं ना कि योर माइंड शुड नॉट बी खाली, ओपन नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और इट शुड नॉट बी क्लोज। आपका दिमाग जो है एकदम क्लोज ना हो और एम्प्टी ना हो, यानी बिल्कुल बंद रखें दरवाजे को, तो कुछ भी अंदर नहीं आएगा। इसलिए आप देखें आपके वातावरण में क्या हो रहा है, कहाँ से क्या आप सीख सकते हैं और आगे सीखने की कोशिश करिए। चलिए, कल से मैं आपसे पूछूंगा कि आपका सुविचार क्या होगा। कोई एक सुविचार कल आप बताइएगा, हम डेली शुरू करेंगे कुछ न कुछ से। चले, अब फर्स्ट यूनिट आपका है
सो फर्स्ट यूनिट्स में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर। तो अनुदेशक के कार्य और दायित्व, ये पहला आपका चैप्टर है पीओटी का। इसके अंतर्गत हम क्या डिस्कस करेंगे, यानी एक तरह से आपका सिलेबस जो है, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, ओरिएंटेशन, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ डीजीटी, करंट स्टेटस, यानी इंट्रोडक्शन क्या है, हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम क्या है, ओरिएंटेशन एक तरह से भूमिका होती है या प्रस्तावना जिसे कहें, इसके बारे में बताना होता है। और डीजीटी कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, एक शॉर्ट नटसेल में 5 मिनट 10 मिनट में हम डिस्कस करेंगे। और इसके डिटेल्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कम से कम मैं नाम आपको बता दूंगा, वो हम डिस्कस करेंगे। हो गया, मिटा दूं इसको, ठीक है। मैं कैपिटल लेटर में इसलिए लिखता हूं कि पीछे वालों को भी ये दिखाई दे जाए क्लियर। जरूरी नहीं कि आप भी कैपिटल में लिखें, आप अपने रनिंग हैंड में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन वोकेशनल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। आज के परिवेश में वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दोनों चलता है। दोनों में क्या डिफरेंस है उस पर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और आपसे भी पूछेंगे कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग का क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर ये व्यावसायिक प्रशिक्षण चलता है, क्या क्या इसके मुख्य सिद्धांत हैं, वो एक हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिद्धांत हैं और कैसे बनते हैं। टीचर, आगे है टीचिंग, टीचिंग वर्सेस टीचर ऑब्लिक ट्रेनर। तो टीचिंग और ट्रेनर का एक कंपैरिजन की क्या होता है, टीचिंग और ट्रेनर। नीचे दिखाई दे रहा है या नीचे इसको दिखाई दे रहा है, ऐसे मैं बोल भी रहा हूं, टीचिंग वर्सेस टीचर ऑब्लिक ट्रेनर। पर का मिटा दूं, difference between teaching and instruction।
टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में क्या अंतर है? दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट जब हम पीओटी की भाषा में बात करते हैं तो जरूर कुछ अंतर है। उस अंतर को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि उसमें क्या अंतर है और उस अंतर से क्या हम समझते हैं एज ए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर। जब हम पढ़ाते हैं तो दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, ये जरूरी होता है जानना। तो प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या उद्देश्य है इंस्ट्रक्शंस के, ये इसके डिफेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शंस और टीचिंग में क्या डिफरेंस है? एक अच्छे अनुदेश, इंस्ट्रक्शन के हिंदी अनुदेश, तो एक अच्छे अनुदेश की क्या विशेषताएं होती हैं और अच्छे अनुदेश में कुछ कमियां भी होती हैं। यानी जब आप क्लास में पढ़ाते हैं तो एज ए टीचर आपके किस तरह से हाव भाव होना चाहिए जिससे आपका अनुदेश अच्छा हो, तो क्या कमियां होती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और क्या इसके सिद्धांत हैं, ये इस क्लास में जब हम आएंगे तो डिस्कस किया जाएगा इसको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ऊपर है वो अब आएगा, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनालिटी ट्रेट, as well as quality of good instructor. क्वालिटी ऑफ गुड इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर के क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, यानी क्या गुणवत्ता हो उसकी। उसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशंस भी आते हैं, सोशल क्वालिफिकेशंस भी है, पर्सनल क्वालिफिकेशन, वो हम डिस्कस करेंगे जब उस पॉइंट्स पर हम आएंगे। तो इस दरवाजे को नहीं तो वो कर दीजिए थोड़ा सा, हाँ ऐसे ही थोड़ा सा बस, हाँ नहीं तो बाहर आवाज़ जा रही होगी, हाँ बस छोड़ दीजिए, बस बस। तो और उसके रोल क्या है, मतलब उसके क्या क्या कार्य उसको करना होता है, क्या क्या उसको कार्य करना होता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और ट्रेड्स यानी विशेषताएं। हर चीज की कुछ न कुछ विशेषता होती है, तो क्या विशेषताएं होती हैं मुख्य रूप से, उन विशेषताओं पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका ऑलमोस्ट फर्स्ट यूनिट के जो सिलेबस हैं, और भी बहुत कुछ है, बट हम इतना डिस्कस करेंगे, जो है कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते तक इसको हम ख़त्म कर लें। देखिए डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर कितनी जल्दी हम इसको ख़त्म करते हैं। आज हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में कुछ जनरल टॉपिक्स एज ए इंस्ट्रक्टर्स, एक अच्छा अनुदेशक बनने के लिए और साथ में एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, यानी एक अच्छा ह्यूमन बीइंग्स बनने के लिए क्या क्या मेन पॉइंट्स जरूरी हैं, उस पर हम कुछ डिस्कस करेंगे, जो मेरे 15-20 साल के अनुभव हैं उसके आधार पर भी, या वैसे भी हम डिस्कस करेंगे कि टू बिकम ए गुड इंस्ट्रक्टर एज वेल एज टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द क्वालिटीज और मेन क्वालिटीज associated to the person that we are going to discuss in short। थोड़े समय में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो
जैसा कि आप जानते हैं, टीचिंग either vocational teaching or educational teaching is always considered as a noble and respected profession. शिक्षण चाहे वो व्यवसायिक प्रशिक्षण का हो या ज्ञानवर्धन के लिए शैक्षिक शिक्षण हो, शिक्षण का कार्य हमेशा से एक सराहनीय और सम्मानजनक व्यवसाय या पेशा माना जाता है। सम्मान मिलता है सबको समाज में। जो इंस्ट्रक्टर्स होता है, इंस्ट्रक्टर का कार्य क्या होता है? अनुदेशक जो भी इंस्टीट्यूट में होता है उसका कार्य क्या होता है? टू शेप एंड सपोर्ट द कैरियर पाथ एंड फ्यूचर प्रोग्रेशन। कैरियर पाथ कुछ पॉइंट्स में लिखूंगा, इस पॉइंट्स के ऊपर भी, क्योंकि पूरा जितना मैं बोल रहा हूं उतना अगर लिखने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए जब मेन पॉइंट्स में लिख देता हूं, कैरियर पाथ एंड फ्यूचर प्रोग्रेशन। इसके ऊपर आप जो मैंने बोला, दो लोगों को बोलना है, अपना आप अपने लैंग्वेज में डेवलप कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? टू शेप एंड सपोर्ट द कैरियर पाथ एंड फ्यूचर प्रोग्रेशन ऑफ द यंग ट्रेनीज कमिंग टू द इंस्टीट्यूट। जो भी, जैसे आप यहां आए हैं तो किस लिए आए हैं? इसी दोनों के लिए आए हैं। तो कैरियर पाथ क्या होता है? कैरियर पाथ का मतलब भविष्य का रास्ता, भविष्य पथ, ठीक है, कोई बात नहीं। और फ्यूचर प्रोग्रेशन, वो भी तो भविष्य हुआ। फ्यूचर की संभावनाएं, फ्यूचर की प्रगति, फ्यूचर की प्रगति और कैरियर पाथ के लिए ही जो भी आता है, तो उसके कैरियर को शेप एंड सपोर्ट करना ही इंस्ट्रक्टर्स का काम होता है। कैसे शेप एंड सपोर्ट करेगा? बाय प्रोवाइडिंग द प्रॉपर स्किल एंड रिक्वायर्ड नॉलेज। उचित ज्ञान और दक्षता देके उसको सपोर्ट करता है। किस लिए करता है? सो एज टू फेस द रियलिटीज ऑफ रियल वर्ल्ड। जो वास्तविक परिवेश की जो परेशानियां हैं उसका सामना करने में वो सक्षम हो सके। तो अनुदेशक का कार्य क्या होता है कि अनुदेशक संस्थान में आने वाले प्रशिक्षणार्थियों के प्रगति पथ और भविष्य की संभावनाओं को इस प्रकार सहयोग करता है तथा सहारा देता है जिससे वह संघर्ष करने में सक्षम हो। और यह संघर्ष करने में सक्षम कैसे होगा? जब उसे ज्ञान और दक्षता मिलेगी। और ज्ञान दक्षता कौन देगा? टीचर देगा। आप जानते हैं, इन टुडेज प्रिवेलिंग situations, the job opportunity even for the professionals and vocationally trained trainees are very less. So the job of the teacher is very demanding and challenging to teach the professional skill. आज के परिवेश में इवन जो वोकेशनली व्यावसायिक रूप से शिक्षित हैं उनके लिए भी जॉब की अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर आप सरकारी परिवेश में देखें तो कम हो रही है। निजी परिवेश में अपना कुछ करना चाहे तो ठीक है, अवसर हैं, बट कम हो रही है। इसलिए अनुदेशक का कार्य एक चैलेंजिंग है। सो इंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द एडिशनल नॉलेज एंड स्किल टू इंस्ट्रक्ट हिज ट्रेनीज इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। To instruct his training effectively, he must have some additional skill. उसके अंदर कुछ न कुछ अतिरिक्त गुण होना चाहिए जिससे वह अपने प्रशिक्षणार्थियों को अच्छा प्रशिक्षण दे सके। अब अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए, जैसा मैंने कहा, कि उसको एक क्रमबद्ध तरीका अपनाना होता है, लेसन प्लान बनाना होता है। सो ही मस्ट डेवलप दी साउंड लेवल ऑफ स्किल। उसके अंदर एक साउंड लेवल ऑफ स्किल होना चाहिए। किस लिए साउंड लेवल स्किल होना चाहिए?
to plan and prepare his instructional material properly according to the sequence and as per the expectation of the trainees। यानी अनुदेशक के अंदर वह क्षमता हो, वह गुण हो कि वह अपने अनुदेशनात्मक सामग्री को एक क्रमबद्ध तरीके से विद्यार्थियों के अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करने में सक्षम हो। विद्यार्थियों के अपेक्षाओं, विद्यार्थी की अपेक्षा क्या है? टू गेट द नॉलेज एंड स्किल सो एज टू कैटर द मास्टरली ऑफ द ट्रेड। अपने व्यवसाय का मास्टरली यानी अपने व्यवसाय में निपुणता प्राप्त करने के लिए उसे ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है, जो उसे अनुदेशक से मिलता है। तो अनुदेशक के अंदर ये विशेषताएं अवश्य होना चाहिए। अनुदेशक के अंदर दो चीजें यानी लीडरशिप एंड पेशेंस, लीडरशिप एंड पेशेंस की क्वालिटी अनुदेशक में अवश्य होना चाहिए, जिससे कि वह अपने इंस्ट्रक्शनल कार्य को, जो उसका दायित्व है, उसको वो अच्छी तरह करने में सक्षम हो सके। यह अति आवश्यक है कि उसके अंदर लीडरशिप एंड पेशेंस, हम आगे आएंगे, लीडरशिप और पेशेंस की क्वालिटीज हो, जिससे वो अपने अनुदेशनात्मक कार्य को सुचारू रूप से करने में सक्षम हो सके कि क्या मेरा कार्य है और कैसे इसको करना है, उसको करने में वो पूर्णतया असक्षम हो सके। क्लास में उसे, थियरी क्लास में इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को बताना होता है, प्रैक्टिकल क्लास में डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है। तो ये दोनों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं कि वो अपने डिमॉन्स्ट्रेशन को और इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली इस तरह से मैनेज करे, जिससे कि जो विद्यार्थी को ज्ञान और दक्षता चाहिए, द नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड मस्ट बी इम्पार्टेड प्रॉपरली बाय द इंस्ट्रक्टर टू द ट्रेनिज। वो उसको ज्ञान और दक्षता अच्छी तरह, सुगमता और सरलता से दे सके, ये बहुत ज़रूरी है। ये उस और इंस्ट्रक्टर्स के डे टू डे और भी कार्य होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है, कुछ मैनेजेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। इस सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसको इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस भी करना होता है। इसलिए ज़रूरी है कि उसके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटीज़ डेवलप हों। तो मेन क्वालिटीज़ क्या उसके अंदर होनी चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। द मेन क्वालिटीज़ इंस्ट्रक्टर मस्ट डेवलप टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एज ए इंस्ट्रक्टर एज वेल एज अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी। तो इंस्ट्रक्टर सभी कार्य सुचारू रूप से कर सके, उसके लिए उसे कुछ विशेषताएं डेवलप करने की जरूरत होती हैं। उसमें पहला होता है क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल का मतलब होता है समालोचन, समालोचक सोच। हिंदी में अगर आप लिखें तो समालोचक सोच, मैं हिंदी बोल दूंगा। क्रिटिकल थिंकिंग, पेशेंस। शिक्षक के अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी है। अगर धैर्य नहीं है तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो एज ए ह्यूमन बीइंग भी जरूरी है, धैर्य होना चाहिए। बट शिक्षक के लिए तो ये बहुत जरूरी है, ट्रेनर्स के लिए जरूरी है कि उसके अंदर एक धैर्य होना चाहिए। ओरेटिंग स्किल, ओरेटिंग यानी वक्ता, एक अच्छा वक्ता उसे होना चाहिए। ओरेटिंग स्किल, एक ओरेटिंग स्किल उसके अंदर आवश्यक है, एक ओरेटिंग स्किल उसके अंदर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग स्किल, व्यवस्थित करने की क्षमता, व्यवस्था।
व्यवस्था भी बहुत जरूरी है, हर चीज़ की एक व्यवस्था होती है। तो व्यवस्थित करने की क्षमता, ऑर्गेनाइजिंग स्किल, व्यवस्थित करने की क्षमता, ऑर्गेनाइजिंग स्किल, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, लीडरशिप क्वालिटी, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव स्किल, लीडरशिप क्वालिटी, टीम बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग की क्षमता भी जरूरी है। कंप्यूटर सेवी, ऊपर लिख देता हूं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल। तो उसके अंदर एक कुछ क्वालिटीज हैं जो उसके अंदर होना बहुत जरूरी होता है। ये कोई और है, हाँ जी, कौन सा? ऑर्गेनाइजिंग स्किल, ओरेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल। अच्छा, मैनेजमेंट, सॉरी, मतलब कंप्यूटर का नॉलेज हो, सेवी मीन्स नॉलेज, ज्ञान, कंप्यूटर का उसे ज्ञान होना चाहिए। और लास्ट है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, प्रॉपर प्रेजेंटेशन स्किल। ये 10 स्किल एक जनरल इंस्ट्रक्टर्स में होना चाहिए। क्रिटिकल स्किल यानी एक सोच, जो आप कहते हैं पॉजिटिव सोच या समालोचक सोच इसे कहते हैं, नॉर्मल सोच से हट के कहते हैं ना कि कुछ लोग अच्छी तरह सोच सकते हैं, तो समालोचक सोच। पेशेंस, धैर्य, हर कार्य में पैसेंस रखना चाहिए। ओरेटिंग, ORAT, ओरेटिंग स्किल मीन्स बोलने की क्षमता, एक अच्छा वक्ता अच्छी तरह से बोल सके। ऑर्गेनाइजिंग स्किल, व्यवस्थित करने की क्षमता, जो भी कार्य है उसे व्यवस्थित करके उसको बताए। इमेजिनेटिव एंड इमेजिनेटिव मीन्स कल्पनाशीलता, और क्रिएटिव मीन्स सृजनात्मक क्षमता। इमेजिनेशन यानी कल्पना, क्रिएशन मीन्स यानी कुछ सोचिए, कुछ नया सोचिए, इनोवेशन एंड इन्वेंशंस। लीडरशिप, नेतृत्व की क्षमता सब में होती है, बट लेवल उसका अलग अलग होता है, तो वो ध्यान रखना चाहिए। टीम बिल्डिंग, एक साथ सबको सहयोग करना, सबसे सहयोग लेना, टीम बिल्डिंग होता है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कलह निवारण। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कलह, मैनेजमेंट मतलब व्यवस्थित करना या उसे दूर करना, तो कॉन्फ्लिक्ट निवारण दक्षता उसमें होना चाहिए। एंड कंप्यूटर सेवी, आज का जरूरी है कि कंप्यूटर के बिना कुछ नहीं हो सकता। देखिए हर जगह कंप्यूटर का रोल है, तो कंप्यूटर के बिना तो कुछ नहीं होगा, इसलिए कंप्यूटर का रोल ही बहुत महत्वपूर्ण है। उसको ध्यान में रखते हुए वो अपने लेसन प्लान और डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान सबको बनाए, कैसे बनाए। एंड देन प्रेजेंटेशन स्किल, प्रस्तुतिकरण, यानी जो उसका डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान, लेसन प्लान है
उसको अच्छी तरह बनाने की उसमें एक योग्यता हो और उस योग्यता के आधार पर उसको वो करे। ठीक है, मिटा दें। हाँ जी, कोई डाउट, कुछ पूछना चाहेंगे? कुछ बोल रहे थे। अभी मैं सब पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा, अभी सब पे आता हूं मैं। तो पहला है क्रिटिकल थिंकिंग, थोड़ा ज्यादा नहीं, बस शॉर्ट में। क्रिटिकल थिंकिंग, सो इंस्ट्रक्टर मस्ट एक्वायर एंड डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग। एक उसको समालोचक सोच अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। इससे क्या होता है, ही विल एबल टू एनालाइज द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारे संस्थान का क्या उद्देश्य है और हमारे प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है। हमारा प्रशिक्षण यानी जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें क्या नयापन आ सकता है, यह सोच। लेसन प्लान तो है ही, अब लेसन प्लान के आधार पर आप अपनी ट्रांसपेरेंसी बनाते हैं या कंप्यूटर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अब उसमें क्या नयापन होगा, यह आपकी सोच है। वही होता है। अब ओम्स लॉ बदल नहीं सकता है, ओम्स लॉ जो है वही रहेगा, बट उसको प्रस्तुतिकरण का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। फैराडेज लॉ आपने 6-7 में पढ़ा, 10th में पढ़ा होगा। फैराडेज लॉ बदलेगा नहीं, वो वही रहेगा, बट उसके प्रस्तुतिकरण का तरीका। तो ये होती है क्रिटिकल सोच, यानी व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू प्रेजेंट द इंस्ट्रक्शन इन द बेनिफिट ऑफ द ट्रेनीज, यानी विद्यार्थियों के लाभ के लिए, विद्यार्थियों के सहयोग के लिए क्या सबसे उत्तम तरीका पढ़ाने का हो सकता है। लेसन प्लान तो एक सिस्टमेटिक है, पर हर पॉइंट में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो शिक्षक स्वयं निर्धारित करता है। ये होती है क्रिटिकल सोच। ये क्रिटिकल सोच यानी क्लास में जाने से पहले कि ठीक है यार, क्लास है जो है चल रहा है, पढ़ा दूंगा, बोल दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, ये नियम है, ये है, पढ़ लो, नहीं, सोचना है उसे। क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है कि ही शुड थिंक हाउ टू प्लान, हाउ टू प्रिपेयर, कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या उदाहरण देना है, क्या प्रस्तुत, क्या नई चीज मैं इसमें लगा सकता हूं। ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग। एक नॉर्मल जो लिखा है बुक में वो तो ठीक है, मैं भी पढ़ के बता सकता हूं, आप भी पढ़ के उसको समझ सकते हैं, बट उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्या मैं नया उदाहरण उसमें डाल सकता हूं, दिस इज नोन एज ए क्रिटिकल थिंकिंग। और क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होती है, कैसे डेवलप आप कर सकते हो? अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता। अवेयरनेस किसके लिए? सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की जागरूकता। हम कहते हैं ना कि हमारा जो दिल, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो अंतर मन की आवाज है, वो कभी झूठ नहीं बोलती है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो बता देगा कि आज क्लास में आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, आपने तैयारी नहीं किया था, आपने कुछ किया नहीं, ऐसे ही आ गए। सो ऑलवेज बी अवेयर अबाउट योर इंटरनल वॉइस। आपके अंतर मन की आत्मा क्या कहती है उसको आप सुने। और इसके लिए क्या करना है? क्लियर थॉट एनालिसिस। अपने सोच को एक स्पष्ट तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, एक के बाद एक संयमित और संगठित करिए। सबसे है कि मैं आज क्लास में जा रहा हूं तो 10 मिनट पहले, जरूरी नहीं हर चीज लिख के ही रखें आप सोच लीजिए केवल कि जैसे मैं आज आया, आपको शुरू में बताया कि भाई मैं चाहता हूं कि आप 5 मिनट आके यहाँ प्रेजेंटेशन दे दें। ये क्रिटिकल थिंकिंग था मेरा कि मैं थोड़ा सा हट के कुछ सोचा यार, नहीं तो मैं आता क्लास में पढ़ा देता और चला जाता। क्यों बोलता कि आप 5 इंग्लिश के शब्द और 5 हिंदी के शब्द लिखो। इससे क्या होता है? ट्रेनिज में एक मोटिवेशन आता है। वो भी कहता है कि अगर ये कह रहे हैं तो मुझे करना चाहिए, शुड आई डू इट। वो ठीक है, कुछ सोचेंगे कि व्हाई शुड आई डू इट, लेकिन कुछ तो कहेंगे शुड आई डू इट।
सोचने पे मजबूर होंगे। तो अगर विद्यार्थी सोचने पे मजबूर होता है कि जो कहा गया है क्या मुझे करना है या करना चाहिए, तो वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है। कुछ उनकी सोच को उद्वेलित करिए, ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग कोई नई चीज नहीं है, बस आपको अपने विचारों को एक क्रमबद्ध तरीके से संगठित करना है और अपने अवेयरनेस को बनाए रखिए कि क्या होना चाहिए, क्या हमारे ट्रेड में नया डेवलपमेंट्स आ रहा है, कंप्यूटर्स के क्या नए टीचिंग और लर्निंग ऐप्स हैं। हम स्मार्ट, आपके सिलेबस में है स्मार्ट लर्निंग, जब उसमें आएंगे तो कंप्यूटर्स के 25-30 ऐप्स हैं जो मैंने उस समय लिखा था, 6 महीने पहले की बात है। ठीक है, अभी और भी हो गए होंगे। आप जाएं, कितने तरह के ऐप्स आते हैं। एक कल मैं देख रहा था इंटरनेट में ऐसे ही एक कुकू ऐप, कुकू ऐप है, क्या काम है उसका? स्टोरी सुना देता है। अब उसमें आप कुछ न कुछ चीजें तो आपको मिल ही जाता है, कुछ न कुछ। आप एक बार खोल के उसको देख लीजिए। मैं ऐसे नेट पे कभी कभी सर्च करता रहता हूँ कि न्यू टीचिंग ऐप या लर्निंग ऐप, तो मुझे ये देख गया, मेरे लिए नया था कि मैं बोला ये ऐप तो मैंने सुना ही नहीं था, कहाँ से आ गया भाई। तो ये होती है क्रिटिकल सोच। जब आप सोचेंगे कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नया तो आपको मिलेगा, बट आप सोचेंगे तो, वही मैंने बोला था ना कि क्लोज माइंड एंड ओपन माइंड। अब आप दरवाजा बंद कर देंगे तो अंदर तो कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए दरवाजा खोलिए। अपने परिवेश में, अपने वातावरण में, अपने चारों तरफ क्या हो रहा है, उससे अच्छा है इंटरनेट में आप देख लें, पता चल जाएगा कि क्या नए ऐप्स हैं, नई चीज़ें उसमें हैं, और बहुत से ऐप्स उसमें हैं। एक ऐप्स है, मुझे नाम भूल गया, उस ऐप्स के अनुसार आप टीचर और ट्रेनिंग दोनों एक साथ उस पेज पे आ जाएंगे। और क्लाउड कंप्यूटिंग में शायद है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग में है, टीचर एंड ट्रेनिंग बोथ विल कम टुगेदर ऑन द सेम पेज। यानी अगर टीचर कुछ कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, ये डिस्टेंस लर्निंग में है, तो ऑटोमेटिक वो ट्रेनिंग जो है उसका आंसर उसी पे दे देगा, ब्लॉग में ही दे देगा, और ब्लॉग में दोनों एक दूसरे को, अगर गलत है तो उसको करेक्ट कर देगा। तो ये हैं, एंड दिस इज कम्स अंडर द क्रिटिकल थिंकिंग। जब आप कुछ सोचेंगे कि हाँ कुछ नया मुझे करना है अपने क्लास में, कुछ नया हट के आप करो क्लास में। लेसन प्लान, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान तो 2014 में मॉडिफाई हुआ था और 10 साल होने जा रहा है। एक सिस्टम, एक गाइडलाइन बनाया गया है कि टीचर शुड फॉलो इट सो दैट रिमेन्स ऑन द ट्रैक। वो अपने पथ से भटके न, क्या पढ़ाना है, लेकिन उसको नयापन तो आप देंगे। आप अपनी सोच से उसको नयापन दीजिए, कुछ नया करने के लिए सोचिए, और ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग। 2 चीज इसमें मैंने आपको बताया क्रिटिकल थिंकिंग में। अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब सेल्फ अवेयरनेस, लिसन टू दी वॉइस ऑफ योर सोल। एंड सेकंड है प्रॉपर एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स एंड फॉलो दी वर्ड्स। जो कुछ भी आपका मन में आ रहा है, उस सोच को एक संगठित तरह से व्यवस्थित करिए और उसे मूर्त रूप देने की कोशिश करें कि ठीक है, इसको मैं ऐसे कर लूंगा। ठीक है, इससे ज्यादा चले। दूसरा है पेशेंस। इसमें मैंने 2 चीज आपको बताया जो आप डिस्कस, जो भी कल बनाएगा, अगर इस पे व्हाट इज द क्रिटिकल थिंकिंग, कोई नई चीज, जैसे मैंने कुकू ऐप्स कहा, अगर कुछ आपको मिलता है तो आप सोच के कल बताएंगे मुझे। हम 5 मिनट क्लास शुरू करने से पहले, मतलब परसों जब मैं आऊँगा, तो 5 मिनट आप डिस्कशन इस पर हम कर लेंगे। कोई नई चीज़ अगर आप बताएंगे तो ठीक है, गुड। नेक्स्ट है पेशेंस। पेशेंस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ द पीसफुल इन्वायरमेंट। एक शांतिमय परिवेश बनाने के लिए व्यक्ति के अंदर धीरज होना बहुत आवश्यक है। हर बात पे गुस्से हो जाने से जो शांतिमय परिवेश है, और शिक्षण के लिए शांतिमय परिवेश बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। शांतिमय परिवेश यानी कंड्यूसिव, अंग्रेजी में से कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रेनर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रक्टर to build the conducive atmosphere favorable for positive teaching.
ये पीओटी में लिखा है, ये पीओटी में लिखा है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रक्टर टू बिल्ड द कंडीसिव एटमॉस्फियर फेवरेबल फॉर टीचिंग, कि ये अनुदेशक का दायित्व होता है कि शिक्षण के लिए सकारात्मक परिवेश बनाना उसका दायित्व है। लेकिन कैसे बनाएगा ये किसी बुक में नहीं लिखा है, कैसे बनाएगा वो नहीं लिखा, लेकिन उसका दायित्व है, बनाना है। तो कैसे बनाना है वो कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, कि जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, पेशेंस है। तो पेशेंस ऑलवेज, टीचर शुड हैव द एडिशनल पेशेंस। आप देखेंगे क्लास में भी जो कुछ ट्रेनीज हैं, दे ऑटोमेटिक